हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर एवी फ्री कोचिंग चैनल। आपका एवी फ्री कोचिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए मैथ पेडागोजी का कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। तो आप सब इसकी तैयारी करिए और चलते हैं। तब समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक पे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है शिक्षण गणित का उद्देश्य क्या होता है। जिसमें पहला पॉइंट है बच्चे को विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना सिखाना है। फिर उसके बाद बच्चे गणित का आनंद लेना सीखें। फिर गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में तार्किक चिंतन विकसित करना है। नेक्स्ट, बच्चे गणित की मूल संरचना यानी अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को समझे हैं और त्रिकोणमिति। फिर इसके बाद डेविड व्हीलर का कहना है कि बच्चे को विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण करना महत्वपूर्ण है, न कि बहुत सारा गणित जानना। ये किसका कथन था? डेविड व्हीलर का कथन था। फिर इसके बाद आते हैं जॉर्ज पोलियो के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि विद्यालय में गणित शिक्षण के 2 उद्देश्य हैं। चलते हैं अब उनके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं कि पहला उसमें उद्देश्य है संकीर्ण उद्देश्य। अब ये संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है? ये उद्देश्य रोजगार योग्य वयस्कों को तैयार करने पर जोर देते हैं, जो सामाजिक योगदान कर सकते हैं और आर्थिक विकास। यह संख्यात्मक संक्रियाओं से संबंधित है, जैसे माप, अंश, प्रतिशत आदि। इस प्रकार गणित की सीमित उद्देश्य उपयोगी क्षमताओं का विकास करना है। अब नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है हमारा व्यापक उद्देश्य, जिसे उच्च उद्देश्य भी कहते हैं। इसमें क्या होता है देखते हैं। इसमें गणितीय रूप से सोचें, मतलब बच्चों के अंदर गणितीय रूप से सोचना आना चाहिए। तार्किक चर्चा करें, विश्वासों के लिए तार्किक निष्कर्ष खोजें, अमूर्तता को समझें, किसी समस्या का समाधान खोजें, बाल संसाधनों का विकास करना। ये हमारा संकीर्ण मतलब कि व्यापक उद्देश्य या उच्च उद्देश्य में आते हैं ये हमारे। फिर इसके बाद चलते हैं पॉलिया प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल क्या होता है। इसमें कुछ स्टेप हैं, जिसमें पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप है उसके बाद मेक अ प्लान। फिर इसके बाद स्टेप है कैरी आउट द प्लान। फिर नेक्स्ट स्टेप है लुक बैक एट द सॉल्यूशन। इसका मतलब है सबसे पहले हम प्रॉब्लम को समझें, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उसकी प्लान बनाएं, फिर उसके बाद प्लान को वो उपयोग करें, फिर उसके सॉल्यूशन के द्वारा उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करें। फिर इसके बाद चलते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार, मतलब एनसीएफ 2005 के अनुसार उनका क्या क्या कहना था, किन किन बातों को उसमें रखा गया, इसके बारे में अब देखते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है सभी बच्चों में संख्यात्मकता सुनिश्चित करना प्रारंभ शिक्षा के सार्वभौमिकरण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। शिक्षा नेक्स्ट पॉइंट है इस स्तर पर प्रगति मूर्त से अमूर्त की ओर होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आकार, स्थानिक समझ, पैटर्न, मापन जैसे गैर संख्या क्षेत्रों को प्रोत्साहित करें और डेटा फैडलिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गणितीय पहेलियाँ समस्या समाधान कौशल में मदद करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे गणित से डरने के बजाय उसका आनंद लेना सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखते हैं, गणित सूत्रों से कई बढ़कर है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे गणित को ऐसी चीज़ के रूप में देखते हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, जिससे संवाद किया जा सकता है, आपस में चर्चा करें, साथ मिलकर काम करें। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे अर्थपूर्ण समस्याएं प्रस्तुत करते हैं और उनका समाधान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे रिश्तों को देखने
संरचनाओं को देखने, तर्क करने के लिए अमूर्तन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे गणित की मूल संरचना क्या क्या होती है, जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति को समझते हैं और त्रिकोणमिति, स्कूली गणित के मूल विषय क्षेत्र सभी एक पद्धति प्रदान करते हैं रुकावट, संरचना और सामान्यीकरण के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक हर बच्चे को कक्षा में इस विश्वास के साथ शामिल करते हैं कि हर कोई गणित सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विजुअलाइजेशन और प्रतिनिधित्व ऐसे कौशल हैं जिन्हें विकसित करने में गणित मदद कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी सीखना द्वंद्वात्मक संचार के बजाय खेल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संख्या अनुक्रम की भूमिका सीखने के बजाय बच्चों को शब्दों के खेल और गिनती के बीच के संबंध को छोटे छोटे समुच्चयों में संदर्भ में समझाएं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है गणितीय खेल, पहेलियाँ और कहानियाँ सकारात्मक विकसित करने में मदद करती हैं, रवैया और गणित और दैनिक सोच के बीच संबंध बनाने में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को बीजगणित संकेतन में परिचित कराया जाता है, संकेतन से परिचित कराया जाता है और इसका उपयोग समस्याओं को हल करने में किया जाता है। अंतरिक्ष और आकृतियों के व्यवस्थित अध्ययन और उसके समेकन के लिए सामान्यीकरण माप का ज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट है इस स्तर पर सीखने से बच्चे छात्रों को स्थानिक तर्क को समृद्ध करने का अवसर भी मिलता है और दृश्य मंत्र। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है एनसीएफ 2005 सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण पर बल देता है क्योंकि यह सक्रिय अधिगम पर केंद्रित है। आकर्षक गतिविधियों के माध्यम से शिक्षार्थी की भागीदारी। ये हमारे सारे पॉइंट एनसीएफ 2005 से संबंधित ये सारे उसके अंदर पॉइंट आते हैं। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा हेडिंग है संकल्पना मानचित्रण। अब ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है इसके बारे में अब जानते हैं। इसमें पहला पॉइंट है हमारा यह एक योजनाबद्ध रेखा चित्र है जो अवधारणाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक श्रेणीबद्ध संरचना है। नेक्स्ट पॉइंट इसे शिक्षक या शिक्षार्थी द्वारा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह पूर्व ज्ञान के साथ नई अवधारणाओं को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह एक तरीका है जो सीखने को सफल बनाता है। जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट मैपिंग में दिया हुआ है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि विजुअलाइजेशन सबसे पहला स्टेज होता है, फिर उसके बाद एनालिसिस होता है, फिर उसके बाद इनफॉर्मल डिडक्शन होता है, फिर उसके बाद डिडक्शन होता है, फिर लास्ट में हमारा रिजल्ट होता है। इसके बारे में भी डिटेल से जानेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, खुद ही अभी डिटेल में अभी आएगा। इसमें देखिए लिखा है कि टेबल 1 ज्यामितीय चिंतन का वैन हीले सिद्धांत अलग अलग वर्णन करता है। समझ का वह स्तर जिसमें छात्र ज्यामिति सीखते समय आगे बढ़ते हैं। चलते हैं अब ज्यामिति विचार का वैन हीले सिद्धांत क्या है अब उसके बारे में जानते हैं। ये जो विजुअलाइजेशन था, एनालिसिस था, इनफॉर्मल डिटेक्शन था, अब आता है इसमें देखिए स्तर 0 पे जो होता है वो विजुअलाइजेशन होता है, जिसको हिंदी में चक्षुषीकरण कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें आकार के आधार पर आकृतियों का वर्णन करते हैं। मतलब कि बच्चों को हम आकार दिखाते हैं, वो दिखा करके बताते हैं कि ये क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद स्तर 1 में आता है विश्लेषण, एनालिसिस। इसमें क्या होता है, आकृतियों का वर्णन उनके गुणों के आधार पर करते हैं। फिर उसके बाद स्तर आता है सेकंड, जिसमें हमारा विवरण क्या होता है, अनौपचारिक निगमन।
इंग्लिश में इसको इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें गुणों के महत्व को पहचानता है, उनके बीच संबंध जो छात्रों को तार्किक रूप से सहायता करते हैं, आकृतियों के गुणों का क्रम है ये। फिर उसके बाद स्तर थर्ड में आता है थर्ड में आता है फॉर्मल, जिसको हिंदी में औपचारिक चरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि तार्किक तर्क क्षमता प्राप्त करता है और प्रमेयों को सिद्ध करता है निगमनात्मक रूप से। फिर इसके बाद लास्ट हमारा स्टेज आता है जो 4 होता है, जिसको हम दृढ़ कहते हैं, रिजिड हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि विभिन्न धारणाओं में प्रमेयों की स्थापना और विश्लेषण करता है। ठीक है। फिर इसके बाद एक हमारा वैन हीली से एक क्वेश्चन आता है, जिसको क्वेश्चन है कि वैन हीली के अनुसार बच्चे ज्यामिति चिंतन के किस स्तर पर आकलन कर सकते हैं, एक साथ आकृतियों के संग्रह के गुण कौन सी स्तर में होता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन ए है स्तर चौथा, कठोरता जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी है स्तर दूसरा, अनौपचारिक कटौती है। ऑप्शन सी है लेवल 0, मतलब स्तर 0, विजुअलाइजेशन है जिसमें। और ऑप्शन लास्ट है डी है स्तर 1, विश्लेषण। इसका हमारा राइट ऑप्शन है स्तर 1, विश्लेषण। इसी में क्या होता है कि बच्चे ज्यामितीय चिंतन के आकलन पर कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति पढ़ाने के लिए एक वांछनीय अभ्यास की पहचान करें। इसका ऑप्शन पहला है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति सरल मूल आकार की पहचान तक सीमित होनी चाहिए। ऑप्शन दूसरा है शिक्षक को सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देकर और दिखाकर प्रारंभ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सी, बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए जगह का। ऑप्शन लास्ट है डी, व्यापक ज्यामितीय शब्दावली विकसित करना प्राथमिक स्तर पर एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी, जो राइट ऑप्शन है हमारा सी, बच्चों को सहज ज्ञान युक्त समझ विकसित करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने पर जगह का। फिर उसके बाद आता है अब हमारा समरूपता, जिसे हम इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। चलते हैं अब देखते हैं सिमेट्री क्या होता है। यह एक दूसरे के सामने या दूरी पर चारों ओर बिल्कुल समान भागों से बने होने की गुणवत्ता को समरूपता कहते हैं। उदाहरण में एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया गया है, जिसमें हमारी तीनों भुजा जो है वो समान भाग हैं। फिर इसके बाद चलते हैं टेसलेशन क्या होता है। टाइलिंग, ये टेसलेशन क्या होता है कि टेसलेशन तब बनता है जब एक आकार बार बार एक विमान पर ढकने पर दोहराया जाता है बिना किसी अंतराल या ओवरलैप के। जैसे कि श्रृंखला आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे जो फिगर बना है उसमें क्या हुआ है कि एक ही आकार को बार बार बनाया गया है और उसमें एक भी स्पेस जगह नहीं है। फिर इसके बाद एक हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है एनसीएफ 2005 के अनुसार। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है प्राथमिक विद्यालय के लिए। पहला है टेसलेशन, दूसरा है समरूपता, तीसरा है पैटर्न, चौथा है अनुपात। इसका राइट ऑप्शन है हमारा डी, अनुपात हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार नहीं है पाठ्यक्रम में। फिर उसके बाद आता है हमारा टॉपिक आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क। इसके बारे में मैंने कल हिंदी पेडागोजी में बताया है, ईवीएस पेडागोजी में, कि आगमनात्मक क्या होता है और निगमनात्मक क्या होता है। तो इसमें फिर से है, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। इसमें दिया है डिडक्टिव रीजनिंग पहले से ज्ञात निष्कर्षों पर आधारित निष्कर्षों को पढ़ने की प्रक्रिया है। इसका एक और सरल तरीके से जाने तो आगमनात्मक क्या होता है कि आगमनात्मक तर्क
उदाहरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आगमन विधि में क्या होता है कि उदाहरण से हमें नियम की ओर ले जाया जाता है या निष्कर्ष की ओर ले जाया जाता है। ठीक है, तो वही हमसे बोल रहा है कि आगमनात्मक विधि क्या होता है कि इस विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर निष्कर्ष निकाला जाता है। यह विशेष से सामान्य, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात तक के नियमों का पालन करता है। ठीक है, आगमनात्मक विधि के चरण क्या क्या हैं? इसमें पहला है उदाहरण दें, दूसरा है उदाहरण देकर निष्कर्ष निकालें, तीसरा है निर्माण अवधारणा, चौथा है उदाहरणों के आधार पर अवधारणाओं का सत्यापन। फिर उसके बाद निगमनात्मक तर्क क्या होता है, जिसके डिडक्टिव विधि भी कहते हैं। ये क्या होता है इसके बारे में आप जानते हैं। इस विधि में पहले नियम दिए जाते हैं और फिर उन्हें उदाहरणों द्वारा प्रमाणित किया जाता है। यह सामान्य से विशेष तक, अमूर्त से मूर्त तक और अवधारणा से अधिकतम नियमों का पालन करता है। अब इसके चरण देख लेते हैं। निगमनात्मक विधि के चरण क्या क्या हैं? अवधारणा का ज्ञान प्रदान करें, विभिन्न उदाहरणों के में अवधारणा का प्रयोग करें, अवधारणाओं को सच्चाई का परीक्षण करें। फिर उसके बाद लास्ट हमारा है अन्य उदाहरणों का हवाला देकर अवधारणा की सच्चाई का सत्यापन करें। फिर इसके बाद अब हमारा क्वेश्चन आता है, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाने के लिए एक शिक्षक ने एक सीट बांटी, समकोण त्रिभुज खींचे गए हैं और बच्चे से इनके बीच संबंध खोजने को कहा। एक त्रिभुज की भुजाएं उपरोक्त स्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है आगमनात्मक विधि, दूसरा ऑप्शन है निगमनात्मक विधि, तीसरा ऑप्शन है व्याख्यान विधि, चौथा ऑप्शन है प्रयोगशाला विधि। इसका हमारा राइट ऑप्शन है आगमनात्मक विधि। उन्होंने क्या किया, पाइथागोरस पढ़ाने से पहले बच्चों को कुछ उदाहरणें दी हैं। एक सीट बांटी जिसमें समकोण त्रिभुज बना हुआ था। तो हमारा क्या हुआ, उसको बताने से पहले, उसके निष्कर्ष को उसके बताने से पहले उसके उदाहरणों को बताएं कि पाइथागोरस प्रमेय कैसा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन है आगमनात्मक विधि। फिर उसके बाद अब चलते हैं अर्थ पे। टीचिंग की उत्पत्ति। टीचिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? टीचिंग की उत्पत्ति टू टीच से हुई है, जिसका अर्थ है निर्देश देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ ज्ञात कराता है, उसे भी अर्थ कहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है अब शिक्षण एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, जॉन एडम के द्वारा उन्होंने बताया था। उन्होंने ये बताया था कि टीचर और स्टूडेंट जो होता है वो द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया किसने दिया था? जॉन एडम ने दिया था। और शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने दिया था? ये जॉन डीवी ने दिया था। जिसमें तीनों क्या क्या आते हैं? जिसमें टीचर आते हैं, स्टूडेंट आते हैं और कैरिकुलम आता है, मतलब शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। फिर इसके बाद अब आते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री क्या क्या होते हैं। उसमें पहला है देशज, दूसरा है प्रभावशाली, तीसरा है वास्तविक जीवन से जुड़े, चौथा है दिलचस्प बनाएं शिक्षण अधिगम सामग्री को, पांचवा है दीर्घकाल तक रहना, मतलब कि ऐसा पढ़ाएं कि बच्चों के दिमाग में दीर्घकाल तक, अधिक देर तक ठहरे। और लास्ट है हमारा सीखने में मददगार होता है हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री में पहला आता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड की सहायता से हम क्या बच्चों को सिखाते हैं, अब इसके बारे में जानेंगे। जियो बोर्ड की सहायता से क्या होता है कि यह एक वर्गाकार बोर्ड होता है जिसमें कीलें लगी होती हैं। अब क्या होता है, रबर बैंड के माध्यम से ज्यामितीय माप के उपयोग के साथ और संख्यानात्मक अवधारणाओं को समझने के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद अब आता है हमारा
सहायक सामग्री में अबेकस। अबेकस अब क्या होता है? यह एक प्राचीन गणितीय यंत्र है। इसका अब क्या काम है? यह आमतौर पर लकड़ी या प्लास्टिक का एक फ्रेम होता है जिसमें छड़ें होती हैं। उन पर स्वतंत्र रूप से फिसलने वाले मोतियों के साथ होते हैं। और क्या होता है? यह इसकी सहायता से हम जोड़, घटाना, गुणा की अवधारणाएं, भाग, भिन्न, वर्गमूल, स्थानीय मान आदि बनाए जा सकते हैं और बहुत आसानी से समझने के लिए मददगार होता है हमारा ये अबेकस। अब उसके बाद हमारा आता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर क्या होता है? ग्राफ पेपर में व्याख्या करने के लिए ग्राफ पेपर सबसे अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधन है। दशमलव संख्या की अवधारणा को समझाने के लिए भी पेपर ग्राफ का हम प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट की सहायता से अब हम क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, जानते हैं। एक ज्यामितीय प्रतिनिधित्व संबंध सिखाता है, संपूर्ण और उसके भाग के बीच संबंध भी दर्शाता है। ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारा आता है डीएन्स ब्लॉक। डीएन्स ब्लॉक क्या होता है? ये जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण हैं जिनका उपयोग बुनियादी जोड़, घटाना की गिनती, स्थान सिखाने के लिए किया जाता है। मूल्य और गुणन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं: यूनिट, रॉड, फ्लैट और क्यूब। और क्या क्या होता है डीएन्स ब्लॉक की सहायता से? क्या क्या हम करते हैं? घन इकाइयाँ, छड़ दसियाँ, फ्लैट सैकड़ों और घन हजारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अब चलते हैं त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री क्या होता है? ये साधन वास्तविक चीज़ों की समझ प्रदान करते हैं। ये हैं वास्तविक वस्तुएं, नमूने, मॉडल, कठपुतलियाँ। ये सब हमारे क्या आएंगे? त्रिआयामी शिक्षण सहायक सामग्री में आएंगे। फिर उसके बाद अब जानते हैं नेक्स्ट हेडिंग है हमारा गणित का लंबा आकार, टेल शेप। गणित का लंबा आकार वह है जहाँ किसी एक विषय में महारत हासिल करना गणित के आने वाले संप्रत्यय को सीखने के लिए आवश्यक होता है। फिर उसके बाद अब जानते हैं ब्लूम की वर्गीकरण, मतलब ब्लूम ने गणित के विषय में क्या वर्गीकरण किया है, अब इसके बारे में अब जान लेते हैं। ब्लूम ने एक स्टेज बनाया है जिसमें सबसे नीचे स्टेज है ज्ञान, फिर उसके बाद हमारा बोध, फिर उसके बाद क्या आया? अनुप्रयोग, फिर उसके बाद क्या आया? विश्लेषण, फिर उसके बाद क्या आया? संश्लेषण, फिर लास्ट में हमारा मूल्यांकन होता है। ठीक है। इसमें करेक्शन करने के बाद, इसमें कुछ साल बाद करेक्शन करने के बाद इसमें संश्लेषण को क्रिएटिंग में चेंज कर दिया गया और मूल्यांकन को इवैल्यूएशन में चेंज कर दिया गया और इसको ऊपर नीचे कर दिया गया। और इसमें जो सबसे नीचे से 3 पॉइंट है, 3 स्टेज है, उसको लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहा गया जिसको शॉर्ट में LOTS बोलते हैं, और ऊपर के 3 को हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल कहा जाता है जिसको शॉर्ट में HOTS बोलते हैं, हॉट्स। फिर इसके बाद अब हमारा आंसर आता है कि गणित कक्षाओं में बच्चे, प्राइमरी कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं और इनका आकलन नहीं करना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना। इसका पहला ऑप्शन है गणितीय अवधारणाओं की समझ, दूसरा ऑप्शन है गणितीय भाषा का विकास, तीसरा ऑप्शन है गणित की समस्याओं के उत्तर देने में शुद्धता, चौथा ऑप्शन है तर्क कौशल का विकास। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी, गणित की समस्याओं के उत्तर देने में शुद्धता। इसके लिए हम प्राइमरी कक्षा में बच्चों को गणित सिखाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गणित में अनपढ़ दुकानदार द्वारा प्रयोग किया गया गणित क्या होता है? पहला ऑप्शन है गणित की कक्षा में उपयोगी नहीं है, दूसरा ऑप्शन है सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है, तीसरा ऑप्शन है में अस्पष्टता है,
में अस्पष्टता है और इसमें शुद्धता का स्तर बहुत कम है। चौथा ऑप्शन है हल करने की वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में चर्चा की जानी चाहिए संबंधित समस्याएं। इसका हमारा राइट ऑप्शन है डी, जो हल करने की वैकल्पिक रणनीति के रूप में शिक्षकों द्वारा कक्षाओं में चर्चा की जानी चाहिए संबंधित समस्याएं। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा गणित में सीखने के परिणाम विकसित होते हैं। इसका पहला ऑप्शन है इस स्तर की बच्चों को गणना के लिए छोटे कदम बताए जा सकें। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न शैक्षिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि में वृद्धि करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों को साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं के लिए तैयार करना। ऐसे क्वेश्चंस को पेडागॉजी, किसी भी सब्जेक्ट के पेडागॉजी के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे आसान तरीका है नेगेटिव बातों को तो सबसे पहले दूर कर दो और जो पॉजिटिव है बच्चे के लिए वही हमारा आंसर सबसे करेक्ट रहेगा। जैसे इसमें हमारा बच्चों के लिए पॉजिटिव आंसर है ऑप्शन सी, जिसमें क्या लिखा है बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षाकर दक्षताओं और कौशलों को परिभाषित करना। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कक्षा में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि है। पहला ऑप्शन है योग करने का तरीका समझाते हुए शिक्षक। दूसरा ऑप्शन है तुकबंदी के रूप में गिनती सुनाने वाले बच्चे। तीसरा ऑप्शन है ब्लैक बोर्ड से नकल करते बच्चे। चौथा ऑप्शन है अन्वेषण में लगे बच्चे। इसमें हमारा राइट और करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अन्वेषण में लगे बच्चे। फिर उसके बाद फिर से अब कंटेंट में आ जाते हैं। इसमें लिखा है कि लिखित भाषा, लिखित प्रतीक, जोड़ तोड़ मॉडल, स्थिर चित्र, बोली जाने वाली और वास्तविक दुनिया को स्थितियों या संदर्भ गणितीय सोच को प्रदर्शित करने के 5 तरीके होते हैं। जो 5 तरीके क्या क्या हैं? लिखित भाषा, लिखित प्रतीक, जोड़ तोड़ मॉडल, स्थिर चित्र और बोली जाने वाली और वास्तविक दुनिया की स्थितियाँ या संदर्भ गणितीय। फिर इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षार्थी को संख्याओं और गणना के साथ समस्या होने पर वह अक्षमताओं से अवगत है, जैसे डिस्कैल्कुलिया। जिस भी बच्चों के अंदर गणित से संबंधित विकार होता है, मतलब कि जिसके अंदर कैलकुलेशन करना कठिनाई होता है, उसे हम डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक। इसके अंदर पहला पॉइंट है यह बहुत कठिन और बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है अवधारणाओं को संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए क्योंकि इससे स्पष्ट विचार मिलते हैं। विषय और छात्रों में कम भ्रम पैदा करता है। तीसरा पॉइंट है हमारा पुस्तक में हल की गई समस्याओं के साथ साथ आकृतियाँ, रेखा चित्र भी शामिल होने चाहिए। फिर इसके बाद अब हमारा यहाँ पे ही अब हमारा मैथ पेडागॉजी कंप्लीट होता है और भी जो कंटेंट बच गए हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। आपका इस चैनल में यहाँ तक रुकने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी तैयारी को और अच्छा इम्प्रूव करिए और इसके नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि ये नौकरी अब हमारी है और हम इसे लेकर के रहेंगे। अपना एक सीट पक्का करिए क्योंकि अब सुनने में भी आया है कि अब सीटेट या यूपीटेट का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसका 25% हमारा मेन एग्ज़ाम में ऐड होगा। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छा करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।